पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। थोड़ी सी हम अमन 21 नेवल एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। फाइनली पाकिस्तान नेवी की जानिब से अमन 21 नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत ढूंढ रही है और ऐसा लगता है कि दीगर ममालिक की नेवीज़ जल्द ही पाकिस्तान में मौजूद होंगी। अब ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन 45 ममालिक की नेवीज़ इसमें हिस्सा लेने वाली हैं और इस अमन 21 एक्सरसाइज की ख़ास बात यह होने वाली है कि ये शायद वाहिद एक्सरसाइज होगी 2009 के बाद जिसमें यूरोपियन यूनियन की नेवीज़ और रशिया की नेवी हिस्सा ले सकती है। और ऐसा लगता है कि रशिया की नेवी जल्द ही अपनी शिप्स पाकिस्तान भेजने वाला है। ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि रशियन ब्लैक सी फ्लीट की 4 वेसल्स जो हैं जल्द ही पाकिस्तान में अमन 21 एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगी। 4 वेसल्स जिनमें से एक RFS एडमिरल ग्रिगोरोविच फ्रिगेट होगी, RFS टॉय की कॉर्वेट है, RFS कोला जो कि ऑक्सिलरी रिप्लेसमेंट ऑयलर है और RFS डिमिट्री जो कि पेट्रोल शिप होगी। ये 4 वेसल जो हैं पाकिस्तान में मौजूद होंगी। ब्लैक सी फ्लीट की 4 वेसल्स इसमें हिस्सा लेंगी। आज 8 फरवरी को जो है इसकी मीडिया ब्रीफिंग की गई थी जिस पे इन्फॉर्म किया गया है कि पाकिस्तान 2007 से इस एक्सरसाइज का इनेकाद कर रहा है और ये अमन एक्सरसाइज खत्ते में अमन और सिक्योरिटी के मकसद से की जाती है, एक सेफ़ और सस्टेन्ड मैरीटाइम डोमेन को कायम रखने के लिए, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपना अज़म दिखाने के लिए, इंटरऑपरेटिबिलिटी में इम्प्रूवमेंट्स लाने जिनमें रीजनल और एक्स्ट्रा रीजनल ममालिक मौजूद हैं। ये तमाम के तमाम आस्पेक्ट्स इसमें मौजूद हैं। 5 दिन की ये ड्रिल्स होने वाली हैं जो कि 21 फरवरी से शुरू की जाएंगी। जल्द ही दीगर नेवीज़ के हवाले से भी वाज़ेह हो जाएगा कि कौन सी वेसल्स उनकी जानिब से भेजी जा रही हैं। तो ये एक एक्सरसाइज है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार होगा। 4 फरवरी को चाइना ने कामयाबी से एंटी बैलिस्टिक मिड कोर्स मिसाइल इंटरसेप्शन का कामयाब तजर्बा किया है। चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक जो है लास्ट थर्सडे को एक लैंड बेस्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया जिससे उनके एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में एक बहुत अहम जंप देखने को मिला है और उससे उनके डिफेंस सिस्टम में मज़ीद मैच्योरिटी और रिलायबिलिटी देखने को मिलेगी। जस्ट सो एवरीबडी नोज़, मिड कोर्स में टारगेट को इंटरसेप्ट करना एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है क्योंकि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट को एटमॉस्फेयर में एंटर होने से पहले ही नाकारा बना देता है। अज्यूम के न्यूक्लियर वॉरहेड को अगर डिस्ट्रॉय किया गया है तो मिड कोर्स में इसकी इंटरसेप्शन कई गुना मुफीद साबित हो सकती है। इसकी एक मुकम्मल डिफेंसिव लेयर में एक मुकम्मल डिफेंसिव शील्ड की तैयारी जो है उसमें चाइना को बहुत अहम मदद मिलने वाली है। इंटर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इन दोनों के ख़िलाफ़ अब एक ज़्यादा मैच्योर और रिलायबल डिफेंस सिस्टम चाइना के पास मौजूद है क्योंकि ये इसका 5वां टेस्ट है जो कि चाइना ने कंडक्ट किया है और लास्ट जो है वो 2018 में इस टेस्ट को परफॉर्म किया गया था। हाइंडसाइट में ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा रिमाइंडर है कि पाकिस्तान को अपनी डिफेंसिव शील्ड को मजबूत करने के लिए नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करनी होंगी। पाकिस्तान की डिफेंस लेयर, कोस्टल डिफेंस साइड पे और इवन रिलायबिलिटी और मैच्योरिटी के एस्पेक्ट से भी इस किस्म की एक्टिविटीज़ को पाकिस्तान को जल्द ही परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि इंडिया में हाल ही में एरो इंडिया एग्जीबिशन का इनेकाद हुआ था और उसमें एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिले थे, लेकिन इसमें शायद सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड जो है कैट्स यानी कंबाइंड ए टीमिंग सिस्टम का एलिमेंट मौजूद था और इसके तमाम प्रोडक्ट्स जिसके तहत ये पूरी अम्ब्रेला में ऑपरेट करेगा, ये बहुत अहम चीज़ जो है शुमार की जा रही है। बुनियादी तौर पे जो कैट्स सिस्टम है ये 5 से 6 कंपोनेंट्स पे ऑपरेट करेगा जिसमें हॉल तेजस जो है एक तरह से या जैगवार जो है एक तरह से इसके न्यूक्लियस के तौर पे, इसके कोर के तौर पे काम करेगा। इस कैट्स एनवायरनमेंट में दूसरा सबसे अहम जो है इसका विंगमैन अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल सिस्टम होने वाला है जिसके अंदर 2 किस्म के एक एंटी एयरफील्ड वेपन मौजूद होंगे या मिसाइल, और उसके साथ साथ जो है ये किसी किस्म की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को भी कैरी करने वाला है। वॉरियर नाम का ये UAV होने वाला है और इसे आप दूसरा जो है सबसे अहम कंपोनेंट कह सकते हैं जो कि एक्सपेक्टेडली आज से 4-5 साल बाद जो है अपना प्रोटोटाइप फेज़ मुकम्मल कर सकता है और वहाँ पे पहली फ़्लाइट कर सकता है। फिर उसके बाद एक तीसरा कंपोनेंट जो कि इसे एरियल या रादर हाई एंड रेसिस्टेंस देने वाला है और वो है कैट्स हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। इस कैट सिस्टम के तीसरे कंपोनेंट का नाम जैसे मैंने बताया है कि एक हाई अल्टीट्यूड का सूडो सैटेलाइट होने वाला है जो कि इसके पूरे सिस्टम को कनेक्टिविटी, डेटा कनेक्टिविटी फराहम करने वाला है। ये एक तरह से ग्राउंड स्टेशन और जो स्पेस सैटेलाइट्स हैं उनके दरमियान मौजूद होगा और इस केस में ये तकरीबन 65,000 फीट की बुलंदी तक फ्लाई करेगा।
90 दिन की सर्वेलेंस जो है उसकी एबिलिटी इसमें मौजूद होगी, जबकि इसको सोलर एनर्जी के ज़रिए पावर किया जाएगा। इसका चौथा कंपोनेंट जो है वो कैट्स अल्फ़ा है, जो कि एक तरह का कंटेनर है जिसमें 5 रिट्रैक्टिंग विंग ड्रोन्स मौजूद होंगे, जो कि फाइटर जेट से 75 किलोमीटर ऊपर जाके लॉन्च किए जाएंगे और जो कि फिर मज़ीद 150 किलोमीटर के रेडियस में ड्रोन स्वॉर्मिंग के फिनोमेना को परफॉर्म करने की सलाहियत रखेंगे। और हर ड्रोन के अंदर एक वॉरहेड मौजूद होगा और इसमें टारगेट ट्रैक करने की सलाहियत भी होगी। नीज एक तरह से 5 कामिकाज़ी ड्रोन जो हैं टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। फिर इसका पांचवा कंपोनेंट्स है कैट्स हंटर, जो कि एक क्रूज़ मिसाइल है। 250 kg का वॉरहेड ये कैरी कर सकेगा और इसके 2 वर्जन्स हैं, एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल होगा और दूसरा जो है ईसा रेडार वर्जन होगा। ये एक UAV टाइप क्रूज़ मिसाइल बताया जा रहा है, जो कि अगेन इस पूरी इन्वायरमेंट का हिस्सा होगा। द लास्ट थिंग, जो कि आखिरी चीज़ इस पूरे सिस्टम का हिस्सा होने वाली है, वो इसका सेंटर पॉइंट है तेजस में मौजूद पायलट का हेलमेट, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू और डेटा लिंक जैसी एबिलिटीज़ को प्रोवाइड करेगा। सो ओवरऑल ये कुछ 5 से 6 कंपोनेंट्स पे मुहित एक इंटीग्रेटेड टैक्टिकल एनवायरनमेंट होने वाला है। इट साउंड्स ग्रेट। फ्यूचर की ज़रूरियात जो हैं इसके बिल्कुल ऐन मुताबिक हैं। फ्यूचर के लिए इस किस्म की चीज़ों की ही ज़रूरत है। US, चाइना, रशिया इन तमाम चीज़ों पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम कितने इफ़ेक्टिव होंगे ये शायद बेहतर कनेक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। मुझे नहीं लगता, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि इंडियन एयरफोर्स के पास अभी किसी ख़ास किस्म की लिंक टेक्नोलॉजी मौजूद है या वो लिंक टेक्नोलॉजी पे ऑपरेट करती हैं। तो अभी इन चीज़ों को जोड़ने के लिए एक बेहतर लिंक की ज़रूरत मौजूद है। फिर लिंक के डेटा ट्रांसफ़र रेट्स एक बहुत अहम फैक्टर हो सकता है, क्योंकि अनलाइक एक सिस्टम के कम से कम 5 से 6 फैक्टर्स इस पूरी अम्ब्रेला में इंटरऑपरेटिबिलिटी का फिनोमेना परफॉर्म कर रहे होंगे। ऑब्वियसली इसके लिए हाई बिट रेट्स चाहिए होंगे। सेकेंडली, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि पावर कंजम्पशन में इसमें कितना रोल प्ले किया जाएगा और क्या ये तमाम सिस्टम्स जो हैं एक मखसूस तेजस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। यानी अगर तेजस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगी या कमांड किसी दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगेन ये एक एक्सलेंट इनिशिएटिव हो सकता है, लेकिन हॉल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अभी जो ड्रोन स्वॉर्मिंग का फिनोमेना भी दिखाया गया था वो किसी सूरत रियलिटी के करीब नहीं है। विंगमैन के 5 से 6 साल अभी कहीं नहीं गए हैं, 5 से 6 साल बाद उसकी फ़्लाइट होनी है। तो ये देखना होगा कि कब तक इसको फाइनली कंप्लीट किया जाएगा और इसको फाइनली कब डिस्प्ले किया जा सकता है। इतना ही, लाइक वीडियो सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।